हेलो बाबू। हम लोग आज हैलोजन के अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और इस हैलोजन के नए टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति। लेकिन उससे भी पहले कि आखिर हैलोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा वो उस तत्व के बारे में होगा जो समुद्र के नमकों में क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, जो बीमारियों का इलाज भी करता है और फोटोग्राफी प्लेट में भी जिसका इस्तेमाल होता है, जिसे केमिस्ट्री लैब का सितारा भी बोला जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आयोडीन की। और आज टॉपिक में वही रहने वाला है कि आखिर हम समुद्री घास लेमिनेरिया से किस प्रकार से आयोडीन की प्राप्ति करते हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। क्रिस्टल के रूप में जो मौजूद है वो आयोडीन होता है। और आज हम लोग वही टॉपिक देखने वाले हैं कि आखिर ये आयोडीन समुद्र से कैसे प्राप्त करते हैं। बट उससे पहले कि आखिर और भी जो हैलोजन है, याद है आपको लास्ट लेक्चर? नहीं याद है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए। उस लेक्चर में आप देखेंगे कि हम जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, हम सभी के बारे में थोड़ा बहुत एकदम ओवरव्यू लिया था। इस टॉपिक में जो आज का लेक्चर है, आज हम केवल फोकस रहेंगे कि ये हैलोजन जो है वो प्राप्त कहां से किए जाते हैं, और दूसरा बात, उन हैलोजन में ये जो आयोडीन है ये कहां से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो बाबू सबसे पहले तो आप ये जान लो एक जरूरी जरूरी बात पे, है ना, जरूरी बात में आप ये जान लो कि ये हैलोजन हम प्राप्त कहां से करते हैं। हैलोजन की प्राप्ति, पहले तो भाई ये बात आप जान लो कि हैलोजन की प्राप्ति होती कहां से है। मीन्स हैलोजन प्राप्त कहां से किए जाते हैं। हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि हैलोजन प्राप्त कहां से होते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे आप। क्वेश्चन बनाओगे हैलोजन के प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत। ये हैलोजन जो है वो कहाँ, किस रूप में, कैसे पाए जाते हैं। तब हम उसके बाद जो डिस्कशन अपना शुरू करेंगे वो आयोडीन के लिए हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप ये जान लो बाबू, ये जो हैलोजन है वो सोडियम के यौगिक, सोडियम के यौगिक के रूप में, पोटेशियम के यौगिक के रूप में, मैग्नीशियम के यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। के रूप में, के रूप में, यहां पर भी लिख देते हैं भाई, के रूप में, के रूप में कैसे पाए जाएंगे उसको भी देख लो तो भाई। सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड के रूप में, और हमको मालूम है ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, सॉरी, आयोडीन, हाँ आयोडीन, ये सब जो है वो हैलोजन है बाबू। तो ये किस रूप में है? तो सोडियम में ये सोडियम क्लोराइड के रूप में है। ठीक। पोटेशियम में ये पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, मैग्नीशियम में ये मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O रवाकृत जल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। ब्रोमीन जो है वो सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में होता है। ठीक है सर। उसी तरीके से आयोडीन जो है वो सोडियम आयोडाइड और बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है। देखो भाई, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं बाबू
वो हैलोजन के प्रमुख स्रोत को लेकर के आए हैं टॉपिक में ना। कभी कभी हो जाता है टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और हम टीचर लोगों का काम ही होता है बाबू कि बच्चों को पढ़ाएं, और अगर मन नहीं लग रहा है आपका, ध्यान नहीं जा रहा है, एकाग्रता का कमी हो रहा हो, तो फिर भी कोशिश आदमी को करना चाहिए कि हम टॉपिक को समझें, टॉपिक को जानें, और जब समझ में ना आए तो ऐसे पेज पलट दिया, समझ में आया पेज पलट दिया, फिर थोड़ा देर के बाद फिर से कि आखिर वो हमको समझ में क्यों नहीं आया यार, कौन बड़ी बात थी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतनी की चर्चा है, जिसमें से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये हम 10th में पढ़ते हैं, रवाकृत जल, क्रिस्टल है जल का। यहां पर सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, इन सब के रूप में हमको हैलोजन की प्राप्ति होती है। बोला गया ठीक है सर, क्या दिक्कत है, बट सर लिखेंगे क्या इसमें, लिखने का भी तरीका आपको बता देंगे बाबू। पहले आप ये देख लो कि हैलोजन का जो स्रोत है, हैलोजन जो हमको प्राप्त होते हैं, वो किन रूपों में हमको प्राप्त होते हैं। और इसके बाद कॉन्सेप्ट जो दूसरा आता है ना, वो है समुद्री घास। समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति कैसे करते हैं, ये दूसरा टॉपिक बनेगा अपना बाबू। ठीक है, 1 मिनट बाबू, सर टाइम दीजिए हमको। ठीक है बाबू, तो हम हैलोजन के बारे में बस यही कॉफी वगैरह लाने के चक्कर में वीडियो को हमको रोकना पड़ा था। आएंगे बाबू, टॉपिक पाएंगे, पहले हम इसको लिख तो लें कि क्या इसमें लिखना है। तो हैलोजन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, देखो बाबू यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हैलोजन, आंसर में देखो क्या लिख रहे हैं बाबू, हैलोजन जैसे कौन कौन हो गए बाबू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, अपने यौगिकों के रूप में कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के पानियों में, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। लेकिन इनमें किस रूप में होते हैं, इनमें ये हैलोजन, ये हैलोजन किन रूप में होंगे, सोडियम के क्लोराइड के रूप में, पोटेशियम के क्लोराइड के रूप में, मैग्नीशियम के क्लोराइड के रूप में। ठीक है, होते हैं, होते हैं, मौजूद नहीं बोल रहे हैं अभी, होते हैं। हम बोला ठीक है सर, आगे क्या, हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मुख्य रूप से अपने यौगिक के रूप में समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इनमें ये हैलोजन होते हैं, मतलब यौगिक वाले होते हैं। ब्रोमीन जो है, अब इसके बारे में हम अलग से बताएंगे, है ना। ब्रोमीन NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब बोलोगे सर आप क्या इसको रटे हैं सर, NaBr, KBr, MgR, हमने नहीं बाबू, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो इसको हमेशा क्रॉस में चेक कर लिया जाता है बाबू। हैलोजन जितनी भी हो तो उनको -1 होता है, तुम देख सकते हो, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। यहां देखो 1, अब पोटेशियम का कितना होता है बाबू, 1, इसको क्रॉस में चेक कर लेते हैं बाबू, क्रॉस में चेक कर लेते हैं। यहां देखो ना, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम के लिए 1, क्लोरीन के लिए 1, सोडियम का 1, ब्रोमीन का 1, सोडियम का 1, आयोडीन का 1, पोटेशियम का 1, क्लोरीन का 1,
पोटेशियम का एक, ब्रोमीन का एक, दिख रहा है। बट मैग्नीशियम की संयोजकता दो होती है, क्लोरीन की एक होती है। अब आप कटकुट मत कीजिएगा, ये बस सिर्फ समझने के लिए हम बता रहे थे, अभी पिक्चर भी बाकी है, ठीक है। तो हैलोजन के बारे में, क्लोरीन के बारे में हो गया, ब्रोमीन। अब आयोडीन। तो जो अपना आयोडीन है, जो अपना मेन आज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो आयोडीन मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? समुद्री घासों में। मुख्य रूप से हम बोल रहे हैं बाबू, सोडियम आयोडाइड और और पोटेशियम आयोडाइड। आप हिंदी लिखेंगे और ब्रैकेट में उसका संकेत लिखेंगे, के रूप में पाया जाता है। तो बेसिकली जो है, हमने हैलोजन के एक अच्छे तरीके से एक प्रोटोटाइप हमने हैलोजन के लिए तैयार कर लिया कि हैलोजन में सर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की कहानी हो गई। क्लोरीन परिवार में पहला है, मुखिया है। इसका व्यवहार थोड़ा बाकियों से अलग होता है, जिसकी चर्चा यहां पर नहीं है। सही है बात? क्योंकि अद्वितीय गुण है, इसलिए वो इन श्रेणियों में नहीं आएंगे। तो बाबू कोई भारी बात नहीं हुआ था। अभी आप बोलोगे कि सर आप तो बोलता है कि आयोडीन का निष्कर्षण करेंगे, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? आयोडीन का निष्कर्षण से पहले की कहानी, इनके बारे में भी तो जानना है ना। गर्मी भी बहुत है यार, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बाबू हम लोग अपने जरूरी पॉइंट पर आ जाते हैं। वो टॉपिक है अपना समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति, जो कि अपना एक्चुअल टॉपिक था आज का। तो समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति, कुछ खास फीचर्स पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग करेंगे। पहले हम सीधे पॉइंट्स को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे तो हमको वीडियो देखने में थोड़ा सही लगेगा, सहज लगेगा। एक बात तो आप याद रखो कि वो जो समुद्री घास का जो जिक्र सर कर रहे हैं, लेमेनेरिया, लेमेनेरिया वर्ग के समुद्री घास, समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। गर्मी है बउआ। गर्मी है, लाइट ऑफ है, और हम अभी क्लासरूम के लिए एसी नहीं खरीदा है ऊपर क्लासरूम के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत है। द शो मस्ट गो ऑन। नहीं होगे कहावत? हाँ भाई, सुने ही होंगे। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। लेमिनेरिया वर्ग के समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति होती है। कैसे कैसे करते हैं, उसके लिए हम अगला पॉइंट बना रहे हैं। सबसे पहले सबसे पहले इसे, घास, इसे सुखाया जाता है, सुखाया जाता है। क्लियर हो गया? जब सुखाते हैं तो जलाते हैं। सूख जाने के पश्चात इसे जलाया जाता है। अच्छा, इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं ना, कि समुद्र से प्राप्त कर रहे हो
तो वो गीला होगा, तो गीला है तो उसको आप पहले सुखाओगे, सुखाओगे के बाद जलाओगे, जलाने के बाद जो जल गया वो तो खत्म हो गया, जो बचा, जो बचा उसकी कहानी है अवशेष, यानी जो बचा, जिसे केल्प कहते हैं। अवशेष को किस नाम से जानते हो? केल्प, जिसे केल्प, अवशेष जिसे केल्प कहते हैं, उसे गर्म जल में डाला जाता है। अब जब तुम ये सब पढ़ने लगोगे ना बाबू, तो अपने आप अगर पढ़ने की जिज्ञासा होगी तो स्वतः मन में प्रश्न उठने लग जाएगा। जैसे कि सर समुद्री घास से है, तो समुद्री घास में आयोडीन किस रूप में मौजूद है? तब जवाब आएगा कि समुद्री घास में आयोडीन, सोडियम के आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के रूप में रहते हैं, के रूप में रहते हैं। मतलब बहुत अच्छा। और बाबू आपको जानकर और ताज्जुब होगा कि 0.5% ही आयोडीन इनसे प्राप्त होता है। कितना? 0.5%, बहुत कम है ना? किंतु इसे ही रिच सोर्स ऑफ आयोडीन मानते हैं। मतलब कुछ समझ में आया सर? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बता रहे हैं कि मात्र 0.5% ही इस यौगिक से, जो सोडियम आयोडाइड है और पोटेशियम आयोडाइड है, इन यौगिक से आयोडीन प्राप्त होते हैं। हम बोला यस, तो और क्या पता चला? फिर तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बहुत कम दिख रहा है सर। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही कम दिखा, फिर भी आप इसे रिच सोर्स ऑफ आयोडीन कह रहे हैं। मींस आयोडीन प्राप्त करने का सबसे धनी स्रोत अगर कोई है तो वो पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड है। सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड है। और ये दोनों पाए कहां जाते हैं बाबू? ये दोनों पाए कहां जाते हैं? वही लेमिनेरिया वर्ग के समुद्री घास में, जहां से घास को निकालने के बाद ग्रीन कलर के लंबे लंबे जैसे होते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। जलने के बाद केल्प जो होगा ना वो क्रिस्टल जैसे लगेंगे। फिर इनको समुद्री घास को निकालकर सुखाते, सुखा के जलाते हैं। जलने वाले जल गए, जल गए। जो बचे, कहानी उनकी है। परिस्थितियों से लड़कर जो बचा, कहानी उसकी है। अवशेष जिसे केल्प कहते हैं उसे गर्म जल में डाला जाता है, जहां पहले से ही क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, मौजूद रहते हैं, मौजूद रहते हैं। मतलब ये हुआ बाबू कि केल्प को जिस गर्म पानी में आप डाले ना, उस गर्म पानी में पहले से किसको रख दिया गया है? क्लोरीन के आयन को, Cl-। अल्लाह का शुक्र, लाइट आ गया बाबू। कार्बोनेट के आयन है CO3 2-। सल्फेट के आयन है SO4 2-। ये पहले से यहां पर गर्म जल में रखे गए हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एक मिनट बाबू। आप ये मत समझिएगा कि ओ सर मेरे लिए सर आप इतना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बाबू। तुम पढ़ने वाले हो, तुम पढ़ोगे, हमसे नहीं पढ़ोगे, किसी से पढ़ोगे। पढ़ने वाले हो, पढ़वे करोगे। क्लियर? हाँ, इसको बस इतना ही रखते हैं।
तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो अवशेष जिसे केल्प कहते हैं उसे गर्म जल में डाला जाता है, और गर्म जल में पहले से हम किसको रख चुके हैं बाबू? क्लोरीन के आयन को रखे हैं, कार्बोनेट के आयन को रखे हैं, सल्फेट आयन को रखे हैं। हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ हुआ? देखते हैं। तो ये जो कंपाउंड में सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम है, ये सोडियम और पोटेशियम इन आयनों से रिएक्शन कर लेते हैं, इन आयनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, अभिक्रिया कर पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अरे भाई, Cl माइनस आयन अगर है तो वो सोडियम के साथ जल्दी रिएक्शन करेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। हम जानते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का साइज बड़ा है सोडियम के कंपैरेटिव, तो साइज बड़ा होने के वजह से वो बंधन बहुत कमजोर होता है, सिमेट्रिक नहीं बनते बाबू। सेम साइज या कुछ बड़ा साइज में बंधन अच्छे से बनता है, बट अगर कुछ ऐसा कोई बंधन हो तो सवाल है ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जुड़ा हुआ बंधन है, जहां इनको लग रहा है कि भाई देख अभी तक जरूरत है, इसको लग रहा है कि भाई देख अभी जरूरत है। बट अगर इनको कोई ऐसा मिले जो इनके कंपैटिबिलिटी वाला हो, इट इज ऑब्वियस ना कि वो अपने कंपैटिबिलिटी वाले के पास चले जाएंगे। आता है ना बात समझ में? तो ये भाई उसी के पास चले गए, और जिस वजह से सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड टूट जाता है। ये भाई साहब क्लोरीन के साथ जुड़ के NaCl बन के निकल गए, पोटेशियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़कर K2SO4 बनाकर साइड हो गया, 2 माइनस आयन के साथ बाहर हो गया। ये हम लोग जो वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़े थे ना, पोटेशियम सल्फेट वगैरह, वहां पे आया होगा, तो वहां पर हम लोग देखेंगे, उसको किए होंगे बात। नहीं किया तो अभी हम बोल दिया, पोटेशियम सल्फेट वगैरह बनाता है और वो बाहर हो जाते। तो सोडियम पोटेशियम की कहानी ऐसी रही कि वो साइड हो गया। अब आपके पास अंदर में कौन बचा हुआ है? आयोडीन। सही। तो अब हम इसको क्या करें कि सोडियम और पोटेशियम इन आयनों से अभिक्रिया कर पृथक हो जाते हैं, ये तो हमको समझ में आया। इसके बाद क्या? इस विलयन को, इस विलयन को नहीं, इस विलयन में अभी विलयन में देखो ध्यान से, कार्बोनेट भी है, और ये कोई गारंटी लेगा कि पूरा का पूरा पोटेशियम इसके साथ निकल गया हो? मान लो इसकी मात्रा हम ज्यादा दे दें, तब पूरा पोटेशियम तो अलग हो गया, यानी आयोडीन तो पूरा का पूरा पृथक हो गया, क्योंकि पोटेशियम से ज्यादा मात्रा में हमने सल्फेट रखा। ठीक। बट क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि सल्फेट पूरा पूरा यौगिक बना लिया? अरे भाई, या तो पोटेशियम ज्यादा होगा या तो सल्फेट ज्यादा होगा। क्योंकि हमको आयोडीन को अलग करना है, बात समझिएगा, क्योंकि हमको आयोडीन को अलग करना है तो पोटेशियम पूरा खत्म करना है। इसलिए पोटेशियम की मात्रा से ज्यादा हमने किसकी मात्रा को रखा? सल्फेट, ताकि पूरा पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन करके बाहर हो जाए। बट सल्फेट का कुछ मात्रा तो रह गया होगा ना, इसका उपाय करेंगे। सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन किया, बट कुछ मात्रा में क्लोरीन रह गया हो शायद, उसको हटाने का इंतजाम करते हैं। इस विलयन में मैग्नीज ऑक्साइड, हिंदी में जरूर लिखिएगा बाबू, मैग्नीज ऑक्साइड तथा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। इससे होगा क्या बाबू कि जो भी बचे हुए आयन अगर रहे होंगे वो इनके साथ जुड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। या ये कहो कि ये पृथक नहीं होंगे, बल्कि ये जो मैग्नीज ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये इन आयनों को पकड़ करके विलयन में रखेगा, पकड़ कर रखेगा, क्योंकि उस विलयन में अब स्वतंत्र रूप से कौन भटक रहा है? आयोडीन। तो इस विलयन में मैग्नीज ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे जो आयोडीन है, आयोडीन वाष्प बन जाता है, जिसे ठंडा कर आयोडीन प्राप्त कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो बड़ा सर शानदार सा रहा, कोई भारी बातें तो ऐसी लगी नहीं सर। देखो ध्यान से देखो। हाँ सर, बात तो दरअसल सही है सर कि कुछ
इसको साइड वाइड कैसे ले जाते हैं यार? कुछ तो है नहीं ऐसा। कुछ नहीं है ऐसा, टेबल ग्रिड एक्टिविटीज, खैर बाद में देखेंगे। तो सर, समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति कैसे होगी? टॉपिक तो यही था। तो टॉपिक को हम लोग ठीक कर लिया अभी के अभी। कैसे किया? समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति करने के लिए हमको सबसे पहले आप ये जान लो कि समुद्री घास में आयोडीन सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के रूप में होता है। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद उसमें 0.5% ही आयोडीन है। और 0.5% को आप कोई कम मत आंकिएगा सर, ये रिच सोर्स ऑफ आयोडीन है। फिर क्या हुआ? सबसे पहला चीज है सर, समुद्री घास में वो कौन सा वर्ग है जिस आयोडीन की प्राप्ति होती है? सर वो लेमिनेरिया वर्ग है सर। उसके बाद सबसे पहले हम इसे सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसे जलाएंगे, जलाने के बाद जो अवशेष बचेगा जिसे हम केल्प कहेंगे उसको गर्म पानी में डालेंगे। उस गर्म पानी में पहले से ही क्लोरीन के आयन, कार्बोनेट के आयन, सल्फेट आयन को रख दिया जाएगा ताकि सोडियम और पोटेशियम उन आयनों से अभिक्रिया कर ले और आयोडीन को अलग कर दे। जब आयोडीन अलग हो जाएगा जो विलयन में ही है, तो अब हमको या तो आयोडीन को बाहर निकालना है या बाकी कंटेंट को। कंटेंट ज्यादा है, आयोडीन इकलौता है, तो हम आयोडीन को ही पृथक करेंगे। तो हमको ऐसे सब्सटेंस चाहिए जो विलयन में आयोडीन के अलावा बाकियों को बांध कर रखे। उसके लिए हमने मैग्नीज ऑक्साइड और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कर दिया। अब हुआ ये कि ये आयनों को, उन सब चीजों को पकड़कर बांधकर विलयन में रख लेते हैं और गर्म जब हम करते हैं तो आयोडीन वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है। जब ये ऊपर उठता है, वाष्प को ठंडा करते हैं तो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। लेमिनेरिया वर्ग से है, इसे भूलिएगा नहीं। और ये भी कि ये आपको ताज क्लासेस में पढ़ाया गया था, ठीक है।